हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई थिंक यू आर डूइंग गुड। आप सब अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपी रिवेन्यू कोड 2006 की डेफिनेशंस का पार्ट 2 बता रही हूँ। इसके अंदर मैंने पहले पार्ट 1 के अंदर आपको कुछ डेफिनेशंस बताई थी, ठीक है। बोर्ड क्या होता है, इंटरमीडिएरी क्या है, और भी मैंने 4-5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको बताई थी। आज मैं पार्ट 2 के अंदर आपको ग्राम सभा की डेफिनेशन, आबादी या विलेज आबादी की डेफिनेशन, फैमिली की डेफिनेशन और एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन और बताऊंगी, रिवेन्यू कोर्ट क्या होता है, और उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको रिवेन्यू कोर्ट या बोर्ड के बारे में भी अच्छे से समझा दूंगी। तो चलिए आज की डेफिनेशंस का पार्ट स्टार्ट करते हैं। मैंने चार्ट की फॉर्म में बनाया है ये देखिए। ग्राम सभा की डेफिनेशन सबसे पहले बता रही हूँ। ग्राम सभा जो है सेक्शन 3 के अंदर बताया हुआ है, यूपी पंचायती राज एक्ट के अंदर। देखिए, जो डेफिनेशन यूपी रिवेन्यू कोड के अंदर या रिवेन्यू एक्ट के अंदर नहीं है, वो ग्राम पंचायत के अंदर भी हो सकती है या फिर जमींदारी एक्ट के अंदर भी हो सकती हैं कुछ डेफिनेशंस, ठीक है। सारी डेफिनेशंस हमेशा नहीं दी होती हैं किसी भी एक्ट के अंदर, चाहे वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ही क्यों ना हो, वो आपको कहीं और से लेनी पड़ती हैं या कहीं कहीं से कुछ कोर्ट की जजमेंट से भी समझनी पड़ती हैं। जजेस भी समझाते हैं कुछ उनका मीनिंग, ठीक है। तो ग्राम सभा का मीनिंग क्या होता है? ग्राम सभा जो है वो सेक्शन 3 यूपी पंचायती राज एक्ट में बताई है। ये क्या होती है, ग्राम सभा कैसे बनती है? इसमें बताया है कि जो ग्राम सभा है वो स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट के थ्रू एस्टेब्लिश करती है, मतलब एक ऑफिशियल गजट इशू करती है पब्लिक के लिए, और वो सबको बताती है कि ये यहाँ पे हम एक ग्राम सभा बना रहे हैं, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाती है। और किस लिए बनाई जाती है इसमें ये बताया है। देखिए, ग्राम सभा जो बनाई जाती है ये विलेज या ग्रुप ऑफ विलेजेस की बनाई जाती है। मतलब जब बहुत सारे विलेज बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारे विलेजेस के लिए एक ग्राम सभा बना दी जाती है, ठीक है। जैसे 5, 10, 20 ऐसे करके छोटे छोटे बहुत सारे विलेजेस, गांवों को इकट्ठा करके उनकी एक ग्राम सभा बना दी जाती है, ताकि उन सबका जो ग्राम सभा जितने भी गांव हैं उन सबका कोई भी डिस्प्यूट्स हो वो एक ही ग्राम सभा के अंदर, या उनको जो भी बेनिफिट्स देने हैं एक ही ग्राम सभा के अकॉर्डिंग उन्हें दिए जा सके। तो ये किस लिए होती है और क्या नाम रखा जाता है इसका मैं बता देती हूँ। जो ग्राम सभा होती है इसको द नेम ऑफ द ग्राम सभा इज गिवन बाय द नेम ऑफ विलेज हैविंग लार्जेस्ट पॉपुलेशन। मतलब अगर आपने 10 गांव का एक ग्रुप है, द विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस में 10 गांव आते हैं या बहुत सारे आपके पास गांव हैं, तो जिस गांव की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी उस गांव के नाम पे ही ग्राम सभा का नाम दिया जाता है, ठीक है। ग्राम सभा एक पंचायती राज एक्ट के अकॉर्डिंग है, जिसको की स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट के थ्रू बनाती है, और बहुत सारे गांव या गांव के ग्रुप्स को मिलाकर एक ग्राम सभा बनाई जाती है। और ग्राम सभा का नाम उस ग्राम के नाम पे गांव के नाम पे रखा जाता है जिस गांव की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और उसके बाद में ये बताया है इसमें कि बाय अमेंडमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है मर्ज कर देती है स्मॉल विलेजेस को लार्जर विलेजेस में। मतलब बहुत सारे छोटे विलेजेस को मिला के बड़ा विलेज गांव बना दिया जाता है और कंस्टिट्यूट कर दिया जाता है उसके अंदर ग्राम सभा ऑन द मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 1000 वोटर्स। मतलब जहां पे 1000 कम से कम वोटर्स होने चाहिए उस हिसाब से उनके ग्राम सभा का गठन कर दिया जाता है, ठीक है। एक ग्राम सभा बना दी जाती है बहुत सारे विलेजेस को मिला के, और वहां पे कम से कम 1000 वोटर्स होने चाहिए वहां पे, ठीक है। उसमें ये लास्ट में इसमें ये बताया है कि बिफोर अमेंडमेंट देयर वर 74,000 ग्राम सभाज इन यूपी। ये बनाने से पहले, इस अमेंडमेंट से पहले यूपी के अंदर 74,000 ग्राम सभा थी, बट उसके बाद में अमेंडमेंट के बाद में 52,006 एस्टेब्लिश की जा चुकी हैं। मतलब बहुत सारे गांवों को मिला के, बहुत पहले ज़्यादा गांवों के लिए ज़्यादा ग्राम सभा थी, अब उन्होंने क्या किया है बहुत सारे छोटे छोटे गांवों को मिला के एक गांव बना दिया उनका। 10-20 छोटे छोटे गांव जो होते हैं जहां पे फैसिलिटीज़ नहीं दी जा सकती, उन सब गांवों को मिला के एक गांव बना दिया, और उन गांवों के लिए और ऐसे बहुत सारे गांवों को इकट्ठा कर दिया जहां की एक ग्राम सभा बनाई जा सकती है, ठीक है। तो अब इसलिए ज़्यादा ग्राम सभा होने के बजाय कम ग्राम सभा हो गई, और बहुत सारे विलेज गाँव होने के बजाय कम हो गए उनको, और जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी उस पॉपुलेशन के नाम उस गांव के नाम से उस ग्राम सभा का नाम रख दिया गया। तो आपको आई होप ग्राम सभा की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ आबादी की डेफिनेशन। आबादी किसे कहते हैं? देखिए, आबादी जो है सेक्शन 4(1) में बताई गई है
रिवेन्यू कोड 2006 के अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है आबादी की। आबादी या विलेज आबादी, गांव की आबादी। अब ये भी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 4 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकती हैं, पूछी जा सकती हैं। अब मैं बताती हूँ आबादी की डेफिनेशन क्या है। देखिए, आबादी का मतलब होता है ऐसा एरिया, सच एरिया इन अ विलेज, गाँव के अंदर ऐसा एरिया ऑन ऑल द डेट ऑफ कमेंसमेंट, ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, इस कोड के, जिस दिन ये कोड बना था उस कोड के हिसाब से उसको बोलते हैं आबादी। आबादी जिसमें कि इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ इट्स इनहैबिटेंट्स। मतलब जब ये कोड बनाया गया, यूपी रिवेन्यू कोड का गठन किया गया, उस समय वहाँ के रहने वाले लोगों के हिसाब से फॉर पर्पसेस एंसिलरी देयर टू सच एज साहन एंड ग्रीन ट्रीज, wells etc. or which may have been or be thereafter reserved for such use। मतलब वो सारी चीज़ें वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, जैसे कि पेड़, घरे, हरे भरे पेड़ हो गए, कुएं, तालाब वगैरह हो गए, इन सब चीज़ों को वहाँ के लोगों के रहने के लिए जो यूज़ करेंगे उनके लिए उन चीज़ों को रख दिया और उस जगह को आबादी का नाम दे दिया या विलेज आबादी का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, ये थी विलेज आबादी की डेफिनेशन। आपको समझ में आ गई होगी कि आबादी की डेफिनेशन जो है सेक्शन 4 के सब सेक्शन 1 में दी हुई है, यूपी रिवेन्यू कोड के अंदर डेफिनेशन दी हुई है। ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। आबादी कहा जाता है वहाँ के रहने वाले लोगों से, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं रेजिडेंट्स के हिसाब से, उसको आबादी बोला जाता है, और उन सब के जो लोग इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ फैमिली की डेफिनेशन। फैमिली क्या है? देखिए, सेक्शन 4 के सब सेक्शन 10 के अंदर यूपी रिवेन्यू कोड में फैमिली की डेफिनेशन दी गई है। इसमें बोला है मींस टेन्योर होल्डर हिमसेल्फ, हरसेल्फ और हिज वाइफ। मतलब वहाँ का ज़मीन पे, फैमिली का मतलब होता है टेन्योर होल्डर, मतलब जो उस जगह पे रह रहा है वो खुद इंसान, या फिर खुद इंसान हो, हेड ऑफ द फैमिली, या उसकी वाइफ हो, या अगर वाइफ की जगह है, ज़मीन है, तो उसका हस्बैंड साथ में, एज द केस में भी, जैसा भी केस है। अदर देन अ जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ, मतलब जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ नहीं होनी चाहिए या हस्बैंड नहीं होना चाहिए जुडिशियली सेपरेटेड, और माइनर सन या माइनर डॉटर्स अदर देन मैरिड डॉटर्स, मतलब इसको फैमिली बोला जाता है। फैमिली की डेफिनेशन बताई गई है। फैमिली में किसको आप मानेंगे कि फैमिली क्या है? जैसे कि एक परिवार के अंदर एक आदमी है, कोई रह रहा है, उनकी वाइफ रह रही है साथ में। ठीक है, अगर वाइफ का घर है तो उनके हस्बैंड को इसमें इंक्लूड किया जाएगा और उनके बच्चों को इंक्लूड किया जाएगा। बट इसके अंदर जुडिशियली सेपरेटेड का मतलब होता है कि उनका कोर्ट का केस के थ्रू उनका डिवोर्स ना हो रखा हो या जुडिशियली वो सेपरेट ना रह रहे हो। अगर वो अलग रह रहे हैं तो वो फैमिली मेंबर नहीं माने जाएंगे, वो फैमिली की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये थी फैमिली की डेफिनेशन। अब मैं आपको नेक्स्ट एक और बताती हूँ, रिवेन्यू कोड की। रिवेन्यू कोर्ट या बोर्ड किसको कहा जाता है? देखिए, रिवेन्यू कोर्ट है। ये रिवेन्यू कोड के बारे में मैंने बोर्ड की डेफिनेशन आपको पहले बताई थी। अब मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में बता रही हूँ। जो पहले मैंने बोर्ड बताया था, लेकिन आज मैं आपको रिवेन्यू कोर्ट की डेफिनेशन बता रही हूँ। रिवेन्यू कोर्ट होता है राजस्व न्यायालय, वो कोर्ट जहाँ पे कि जमीन का सारा राजस्व या कर इकट्ठा किया जाता है, जिसके द्वारा इनका एक एस्टेब्लिशमेंट होता है प्रॉपर। ठीक है, इसके अंदर ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये सेक्शन 4 के अंदर, 4 सब सेक्शन 16 के अंदर यूपी रिवेन्यू कोड 2006 में इसके बारे में बताया गया है कि रिवेन्यू कोड का मतलब होता है मींस ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज, मतलब सारी या कोई भी इनमें से ऐसी अथॉरिटी, दैट इज से द बोर्ड, जिसको बोर्ड भी कहते हैं, एंड ऑल मेंबर्स, और जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। देयर ऑफ, उसमें कौन कौन होते हैं? कमिश्नर्स होते हैं, एडिशनल कमिश्नर होते हैं, कलेक्टर होते हैं, एडिशनल कलेक्टर होते हैं, चीफ रिवेन्यू ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट कलेक्टर्स होते हैं, सेटलमेंट ऑफिसर्स होते हैं, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर होते हैं, रिकॉर्ड ऑफिसर होता है, असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर होते हैं, उसके बाद तहसीलदार आते हैं, और जुडिशियल होते हैं जो कि, और नैब तहसीलदार आते हैं। मतलब ये एक ऐसा बोर्ड बना दिया जाता है रिवेन्यू कोर्ट का, जिसके अंदर ये सारे ऑफिशियल्स, ये सारे लोग काम करते हैं। सबसे ऊपर बोर्ड होता है, उसके बाद कमिश्नर होते हैं, उनके नीचे एडिशनल कमिश्नर होते हैं, फिर कलेक्टर्स आते हैं, उनके नीचे एडिशनल और कलेक्टर, और एडिशनल कलेक्टर का एक ही पोस्ट होती है। चीफ रिवेन्यू ऑफिसर आते हैं, फिर असिस्टेंट कलेक्टर जो होते हैं वो उनके नीचे काम करते हैं। सेटलमेंट ऑफिसर और असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर जो होते
होते हैं वो साथ में काम करते हैं। रिकॉर्ड ऑफिसर है, उनके नीचे असिस्टेंट काम करेगा रिकॉर्ड ऑफिसर, फिर तहसीलदार उनके नीचे और नायब तहसीलदार सबसे नीचे आएंगे। तो सबसे ऊपर बोर्ड होता है और उसमें बोर्ड में कमिश्नर्स काम करते हैं। तो ये ऐसे इनका हायरार्की के हिसाब से रिवेन्यू कोड की एस्टेब्लिशमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। अगर आपसे कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ जाए कि आपसे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि इसको बनाया कैसे गया, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी अथॉरिटी को या किसी बोर्ड को बनाने के लिए किन किन लोगों की जरूरत पड़ी, उसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं उसके, उनको कहा जाता है कि भाई ये कौन कौन लोग हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आता है कि ये लोग काम करते हैं, इनको हाई लेवल से नीचे तक हायरार्की है। उसके बाद आता है रिवेन्यू कोड या बोर्ड जो है उसका मैं आपको सेक्शन वाइज इन सब के मैंने एक्सप्लेन करके बना दिए हैं कि भाई आपको चार्ट की फॉर्म में जल्दी समझ में आ जाएगा पहले कौन है उसके बाद कौन है। देखिए रिवेन्यू कोड या बोर्ड एक ही बात होती है, रिवेन्यू बोर्ड या रिवेन्यू कोड जो कि जिनका काम कर कलेक्शन यानी कि रिवेन्यू कलेक्शन जिनका काम होता है, ठीक है, कर इकट्ठा करना जिसको बोलते हैं, ठीक है, कर को इकट्ठा करते हैं, जो लोगों से जमीन के कर या टैक्स को रिवेन्यू को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, इस बोर्ड का ये काम होता है। इसमें सबसे पहले सेक्शन 11 के अंदर कमिश्नर्स बताए गए हैं और एडिशनल कमिश्नर बताए हैं। इन दोनों की पावर सेम होती है। जैसे आपने हायरार्की ऑफ कोर्ट्स देखा होगा, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की के अंदर मैंने बताया था, जो जजेस होते हैं और एडिशनल होते हैं इन दोनों की पावर सेम होती है। अगर एडिशनल लगा दिया तो मतलब ये इनकी एब्सेंस में ये भी काम करेगा, दोनों की पावर सेम है। ये सेक्शन 11 के अंदर कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर बताए गए हैं। उसके बाद सेक्शन 12 के अंदर कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर भी बताए गए हैं और सेक्शन 4 की 8 में इनकी डेफिनेशन बताई गई है। देखिए ये मैंने डेफिनेशन का सेक्शन लिखा हुआ है, सेक्शन 4 सब सेक्शन 8 के अंदर कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर की डेफिनेशन बताई गई है और सेक्शन 12 के अंदर कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर के बारे में बताया गया है, इनकी पावर वगैरह क्या है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनकी सैलरी कैसे होती है, और इनका सारा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, इनकी जॉब से रिलेटेड सारा कुछ सेक्शन 12 में है, सारी डिटेल्स। उसके बाद इनके नीचे काम करने वाले होते हैं चीफ रिवेन्यू ऑफिसर, मतलब कलेक्टर के नीचे जो काम करते हैं इनके असिस्टेंट्स या इनके सबऑर्डिनेट्स जिनको बोला जाता है वो चीफ रिवेन्यू कलेक्टर्स होते हैं, रिवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। इनके साथ में और असिस्टेंट कलेक्टर्स काम करते हैं सेक्शन 13 के अंदर, ये 13 सेक्शन में बताए गए हैं। इनके साथ में सब डिविजनल ऑफिसर और एडिशनल एसडीओ भी बोला जाता है, जिसको एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर, ये भी सेक्शन 13 के अंदर बताए गए हैं कि ये भी अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद में सेटलमेंट ऑफिसर, चीफ रिवेन्यू ऑफिसर के नीचे सेटलमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो भी कोई भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है उसको सेटलमेंट करने के लिए इनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि आप जाके सारा मैटर को सेटल करके आइए, ठीक है। और इनके पास जैसे एडिशनल कलेक्टर है, इनके पास भी ऑल पावर कलेक्टर की पावर दी गई है। इसमें ये स्पेशली बताया गया है, असिस्टेंट कलेक्टर के पास भी अगर वो एब्सेंट हो जाते हैं तो कलेक्टर की पावर भी दी जाती है। तो सेटलमेंट ऑफिसर जो होते हैं वो असिस्टेंट कलेक्टर के नीचे ही काम करते हैं। उसके बाद इनके सेटलमेंट ऑफिसर के नीचे आते हैं तहसीलदार एंड तहसीलदार जुडिशियल, ये दोनों सेक्शन 14 के अंदर बताए गए हैं तहसीलदार के बारे में, क्या तहसीलदार का क्या क्या काम है, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। उसके बाद सेक्शन 15 के अंदर नायब तहसीलदार के बारे में बताया है और सेक्शन 16 में रिवेन्यू इंस्पेक्टर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो जो तहसीलदार है वो नायब तहसीलदार जो है तहसीलदार के नीचे अंडर काम करते हैं, सबऑर्डिनेट होता है, और रिवेन्यू इंस्पेक्टर जो है वो नायब तहसीलदार के नीचे या काम करता है या उनका सबऑर्डिनेट होता है। आगे मैं बताती हूँ आपको, एक दो और हैं। देखिए अभी जैसे मैंने सेक्शन 16 में रिवेन्यू इंस्पेक्टर बताए हैं, तो रिवेन्यू इंस्पेक्टर को लेखपाल भी बोला जाता है और इनकी ड्यूटीज क्या है सेक्शन 16 में बताया है। इनका काम जो होता है रिवेन्यू इंस्पेक्टर या लेखपाल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेखपाल के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, रिवेन्यू इंस्पेक्टर भी बोलते हैं उसको। इनका काम होता है प्रॉपर सुपरविजन करना, मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स, विलेज रिकॉर्ड्स को कौन मेंटेन करता है, लेखपाल करता है या रिवेन्यू इंस्पेक्टर करता है, ठीक है, वहां पे परमानेंट इनकी पोस्ट होती है। और करेक्शन ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स, या फिर विलेज रिकॉर्ड्स के अंदर अगर कोई गलतियां हो गई हैं तो उनको सुधार कार्य जो होता है उसका सुधार करना, वो विलेज रिकॉर्ड का काम लेखपाल का ही होता है, ठीक है। तो ये सेक्शन 16 के अंदर रिवेन्यू इंस्पेक्टर के बारे में बताया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्क्स में कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ रिवेन्यू कलेक्टर और रिवेन्यू इंस्पेक्टर और लेखपाल, हु इज द लेखपाल, व्हाट इज द ड्यूटी, व्हाट आर देयर ड्यूटीज, तो ये आप क्वेश्चन में इसमें आप इसकी डेफिनेशन और इसी से सारा आप बना के 10 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकते हैं कि सेक्शन 16 के अंदर यूपी रिवेन्यू कोड में बताया हुआ है कि इनका काम होता है प्रॉपर सुपरविजन करना, जो काम दिए गए हैं, जो काम होते हैं उसका सुपरविजन करना, विलेज मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स और करेक्शन ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स।
उसके बाद सेक्शन 16(2) के अंदर बताया गया है कि कलेक्टर जो है वो अपॉइंट करता है हर तहसील के अंदर, ईच तहसील एज में मैनी लेखपाल, मतलब हर तहसील के अंदर जितने मर्जी लेखपाल को वो अपॉइंट कर सकते हैं काम करने के लिए, फॉर द प्रिपरेशन के लिए, मेंटेनेंस और करेक्शन ऑफ द विलेज रिकॉर्ड्स। मतलब ये जो अभी ऊपर की आपने ड्यूटीज देखी हैं लेखपाल की, वो सेक्शन 16 के 2 में इसके बारे में बताया गया। ये दोनों क्वेश्चन, दोनों पॉइंट्स ये हैं सेक्शंस, ये आप इनकी ड्यूटीज में भी लिख सकते हैं। रेवेन्यू इंस्पेक्टर के बारे में पूछा जाए तो भी लिख सकते हैं, लेखपाल के बारे में पूछा जाए या इनको कौन अपॉइंट करता है, इनको क्या क्या ड्यूटीज दी जाती हैं, ये सारी चीजें आप इसके क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। तो कलेक्टर में अपॉइंट इन ईच तहसील एज मैनी लेखपाल्स फॉर द प्रिपरेशन, मेंटेनेंस एंड करेक्शन ऑफ द विलेज रिकॉर्ड्स। मतलब ये सारे कामों के लिए, रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए, उनको ध्यान रखने के लिए, प्रॉपर मेंटेन करने के लिए और उसकी गलतियों को सुधारने के लिए जो है लेखपाल को अपॉइंट किया जाता है। एंड फॉर सच अदर ड्यूटीज, या फिर और जो भी ड्यूटीज दी जाती हैं, एज द स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट उनको कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर देती है तो वो काम भी इनको करना पड़ता है लेखपाल को। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो मैंने आज आपको बताई, लेखपाल, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और लेखपाल, सेक्शन 16 और उनकी ड्यूटीज भी मैंने इसके अंदर आपको साथ साथ बता दी। इससे पहले मैंने आपको रेवेन्यू कोर्ट के बारे में बताया है कि रेवेन्यू कोर्ट में कौन कौन होते हैं। ये मैंने आपको चार्ट के वे में भी समझा दिया, रेवेन्यू कोर्ट या बोर्ड में किस किस सेक्शन के अंदर कौन कौन अपॉइंट किए जाते हैं। और उससे पहले मैंने आपको बताया था अभी आबादी या विलेज आबादी की डेफिनेशन बताई थी, फैमिली की डेफिनेशन बताई थी यूपी रेवेन्यू कोड के अंदर, और सबसे पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया, ग्राम सभा के बारे में बताया था कि ग्राम सभा क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, उसका नाम कैसे, नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, अमेंडमेंट से पहले कितनी थी और अमेंडमेंट के बाद में कितनी हो गई। ये मैंने आपको आज सारा समझा दिया टॉपिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।